बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मारे मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मुवशता खुशता शुवशी शमी खुशी बरजाबी बात मैं बलोच कौम में बलोच आगिर अमा चागिरदानी अवार निश्ता क्योंकि पाकिस्ताना धर्मुल का अमायनी अवार वश विबाता खुश पशग्रंज विबाता गोले चारों का शुमार वादा गलो शादाब विबाते कदी गम मगिंदाते अल्लाह के रहमत शुमसरा अंचो नाजिल विबाद अंचो नाजिल विबाद की नूता निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक का जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब कम मर्दम की जी रहानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक का जी रहा सुबताला आसपिका आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों का एक रंदी पता वशी सोबे वशी सलाम अंजो के शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलोच रंदी पता शुमारा वशत कनिया शमेवती दोस्तां के बरागश वशी सोबा गोले चारों का मर्ची में हाजिर गो तिन्नों की टॉपिक और नो की गेस्ट हुआ मोशे के कली यो का कराची मर्दम ना गा म बलोचिस्तान मर्दमानी बाबत भी गप बेजनी ओ जस्ती दिगे शहर मर्दमानी बाबत भी गप जनी आ कराची तहायक अंची मार्केट आया ज़रूरत कगां कदी न कदी आए जस्ती मार्केट चक्कर हो जाता शॉपिंग वगैरह को था बाज़ कराची की बाज़ जिगशनते या मशहूर मार्केटे जौदा होलसेल रेट सारा चीज़ शुमारा मिलना और बाज़ ही मर्दमा मार्केट सारा व्लॉग्स बनी था वीडियोस बनी था के इदा चीज़ पे इदा का दरमुल की चीज़ इदा कायन थी जो बाज़ मगोशा के अर्जानी नहादा उदा चीज़ानी बाजूर बई थी मोशे मार्केट में शुमारा नाम मनोशी शुमा कम कंफ्यूज बह गया था भले सोचे सोचे कराची हो जा मार्केट जो आई बाबत में कब जन गया मोशे मार्केट शुमा रवे था एक चीज़ ये गिर गया वैसे भले शुमा उधर ची दा चीज़ गिरे कारे था माँ बिल्कुल शुमा सही समझता मर्ची गब जन गया कराची बोल्टन मार्केट हवाले अच्छी और आ मार्केट जो अस्ती चेयरमैन में मर्ची की मरागशतुकात का जो ताजिर एहतियात एसोसिएशन चेयरमैन है जो नीमा गोशा की एसोसिएशन छी ये आई बाबत सजने से पहले मैं सरपदी भी जी रही ताकि शुमा भी सरपद भी बेता कि ये एसोसिएशन छी ये छे कार काम सजने से पहले मामी बाबत का पुत्रान कनी पता ये बाद में कहाँ एक ग्रान निहादिए नेमगा कोविड नेमगा और बाज़ मगोशा के मन के बाज़ सवाल अस्ता बाज़ टॉपिक अस्ता जो आईनी बाबत में का पुत्रान कनी भले पहला ब्याह में वशत कनी में मर्ची के मरागशत का शरीफ मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक है? कैसा लग रहा है आप सुबह सुबह हमारे शो में आए? अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ मॉर्निंग शो में। वैसे मैंने अटेंड किए काफ़ी शो लेकिन मॉर्निंग शो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है चूँकि जल्दी उठा नहीं जाता। और सेकंड ये कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की पूरी टीम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे सबसे पहले एसोसिएशन की। तो ये ताजुर इत्तेहाद एसोसिएशन है, ये कब बनी और ये एसोसिएशन क्या काम करती है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसला ये है कि हमारी बोल्डन मार्केट ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये हमने 3 साल पहले बनाई थी कोविड के टाइम पे। आपने देखा होगा कोविड में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारी जो मार्केट है, मैं आपको बोल्डन मार्केट के बारे में थोड़ी सी बताऊँ, ये पाकिस्तान की सबसे पहली होलसेल मार्केट है। और इस वक्त इसका जो बोल्डन मार्केट का जो बिज़नेस है वो कि सिर्फ पाकिस्तान और कराची के अंदर नहीं है, ये कि ऑल ओवर ये इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार्केट है वो बोल्डन मार्केट है। 68% रेवेन्यू अगर कराची देता है तो उसमें से सिर्फ 40% 45% रेवेन्यू सिर्फ बोल्डन मार्केट देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हम रेवेन्यू देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सिलसिले में। जो सबसे ज़्यादा, चूँकि हमारे यहाँ पोर्ट भी करीब है, सारी चीज़ें, और एक कदीमी मार्केट है, होलसेल मार्केट है। आपको कुछ भी चाहिए होगा, लोग ज़्यादातर यही बताते हैं होलसेल में आपने लेना है तो आपने बोल्डन मार्केट आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे आए। अब जो आया हमारे, जो आप कह रहे हैं कि हमारी मार्केट की एसोसिएशन कैसे बनी, इससे पहले हमारी मार्केट की मुख्तलिफ एसोसिएशंस थी। होल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन, फिर कराची के मसाइल बढ़ते गए तो फिर उसके बाद हर मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव आ गया। अब हर बंदा अपनी मार्केट को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से चला जाता है। पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती थी, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद होती थी, तो लोग इसके माथे चलते थे। फिर इसके बाद जैसे परेशानियां बढ़ती गई तो हर लोगों ने, हर मार्केट वालों ने अपनी अपनी एसोसिएशन बनाकर अपने अपने आप को खुद हेड करा है। तो मुझे बताइए कि बोल्डन मार्केट में कितने शॉप्स हैं तकरीबन? मैम इस वक्त बोल्डन मार्केट में मेरे ख्याल से 35,000 प्लस शॉप्स हैं। वाह। और मतलब हम सिर्फ शॉप्स की बात कर रहे हैं, हम स्टॉल्स वगैरह की बात नहीं स्टॉल्स तो इलीगल होते हैं, उस पर तो हमारा कुछ नहीं लेना देना नहीं है। और ये बोल्डन मार्केट है, ये कितने एकड़ की ज़मीन पे है?
देखिए बुल्डन मार्केट इस वक्त जो है ना, ये मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है इस वक्त बुल्डन एशिया की मार्केट। सबसे जी बड़ी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। मतलब कि यहाँ पे एशिया की, हम एशिया की बात करें, एशिया के ताजिर गोल्डन मार्केट के जो ताजिर एहतियात एसोसिएशन के चेयरमैन है, वो हमारे जो है प्रोग्राम में आके बैठे हुए, जिनसे मैं जो है ताजरों के हवाले से और बहुत सारे सवालात हैं मेरे दिमाग में, उस हवाले से डिस्कशन करूँगी। जैसे कि आपने कोविड की बात की, तो हम कोविड की बात करें तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला जो है ये बंद हो चुका था, थम चुका था। तो इस टाइम जो है क्या क्राइसिस हुए? आप कोविड का पूछ रहे हैं? कोविड कोविड का का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोविड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं थी। कोविड के अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स आती थी वो ये आती थी कि हमारे माल जो है ना वो बिकते नहीं थे। जाहिर सी बात है, हमारे जो है वो गोल्डन मार्केट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और उसका माल भी उसी तरीके से आता था। तो कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन पोर्ट पे माल बहुत ज़्यादा रुक रहा था, बैंक काम नहीं कर रही थी, हमारी एलसीयाँ नहीं खुल रही थी, हमारी कलेक्शंस नहीं होती थी, हमारे डीए के पेपर अप्रूव नहीं होते थे। तो इस वजह से जो है हमारे कंटेनर बहुत ज़्यादा पोर्ट पे खड़े होते थे, जो शिपिंग्स आती थी वो आके वहीं स्टे कर जाती थी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हमें परेशानी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारा माल आगे आके हम सेल करेंगे तो पीछे वाला माल हम ले सकेंगे, तो वो स्टे हो जाता था, होल्ड हो जाता था। तो इसमें ये परेशानी हमें रही है मार्केट के अंदर। इसके अलावा हमें मार्केट के अंदर कोविड के अंदर बहुत दूसरी भी परेशानी रही है, लेकिन जो हुकूमत का रोल मॉडल था उस टाइम की, जो मौजूदा हुकूमत थी, उसने बड़ा हमारे साथ रिलीफ किया था और अच्छा एक ताउन रहा था। सिंध हुकूमत का भी एक अच्छा ताउन रहा था, स्पेशली हम ताजरों के साथ। तो उसमें हमारा कोविड का जो टाइम पीरियड था वो हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ताउन था, और जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा और क्या मुश्किलात आए थे, क्या देखिए क्राइसिस थे? हमारी मार्केट के अंदर ये है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। तो जो हमें शिपिंग कंपनी चार्ज करती थी वो 120 रुपये पर डे डॉलर चार्ज करती थी। तो हमें हुकूमत की तरफ से वो रिलीफ दिया गया कि पर डे 120 रुपये, क्योंकि किसी के 2 महीने का मसला था, किसी के 3 महीने का मसला था। तो $10,000, $12,000, $15,000 मुख्तलिफ केसेस थे, मुख्तलिफ लोगों के थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबके क्लियर्स हुए, वो रिलीफ हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक अपना रोल मॉडल भी अदा करा है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे तो पूरा वर्ल्ड वाइड परेशान था ना, बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुसीबत नहीं आई थी, पूरे वर्ल्ड के लिए आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसको अच्छा सरवाइव करा, इसमें लोगों ने भी बड़ा साथ दिया, हमने अपना रोल मॉडल भी अदा किया, तो अल्लाह पाक ने हमको उस चीज़ से निकाल भी दिया। अगर हम देखें डॉलर को और अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो मैं कहूँगी तो कराची की बिजली की तरह कभी पता नहीं चलता, कभी ऊपर जा रहे कभी कम हो रहे। तो इसमें जो है मार्केटिंग के हवाले से बता दें क्या नुकसानात होते हैं इस चीज़ से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सियासी इफ़ेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी मार्केटों में और सेल्स में हमारी। अब जब हमारे मुल्क के सियासी हालात बेहतर होते हैं तो हमारा काम अच्छा होता है। आपने देखा होगा 2021 के बाद से जो सियासी हालात बेहतर नहीं हुए, जो परेशानियाँ चल रही थी, सियासी गेमियाँ आज तक चल रही है। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट दूंगा आर्मी चीफ साहब को। हमने एक तहरीक बनाई जो कि थी रोज़गार बचाओ तहरीक। उसमें हमने पहला एहतजाज किया था अक्टूबर में गोल्डन मार्केट पे, वो कामयाब हमारा एहतजाज हुआ। इसके बाद हमारे से पीएम साहब ने मुलाकात की, ठीक है, काकर साहब से हमारी गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। इसके बाद हमने सेकंड एहतजाज किया, आर्मी चीफ साहब ने ताजरों के साथ मुलाकात की। इसके अलावा हमारी एफबीआर के चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई। तो वहाँ से सारा चीज़ें इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, एक मनमाई राज लग गया था, मकसद एक अंधा कानून लग गया था, क्योंकि हर कोई जो है वो सियासी गेमा गेमी के अंदर पड़ गया था। अब जैसे चीनी होल्डर था, वो चीनी को स्टॉक करके मार्केट के अंदर आज चीनी 120 रुपये का रेट है, इसका रेट जो है जेन्युइन वो 125 रुपये का था, 115 रुपये का था, लेकिन मार्केट के अंदर वो लोग स्टॉक करके उसको 200-220 का चला रहे थे। इसी तरीके से तेल था, दूसरी चीज़ें थी, डॉलर आप देख रहे थे 330 रुपये पर पहुँच गया था। तो बहुत सी चीज़ें थी, और महंगाई आप देखें तो वो महंगाई जो है ना वो 90% बढ़ गई थी। 90% से मुराद ये होता है कि 100 रुपये की जो चीज़ थी ना वो 190 रुपये की होलसेल के अंदर हो चुकी थी। तो इतनी ज़्यादा परेशानी के अंदर आवाम भी परेशान थी, लोग भी परेशान थे, लेकिन नो डाउट आर्मी चीफ साहब ने आते के साथ इस पर एक्शन लिया। सबसे पहले एक्सचेंज जितने भी थे उस पर उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। इसके बाद उन्होंने एफबीआर के साथ एक मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई हैं। तो नो डाउट सिंध रेंजर्स ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि आप देखिए कराची जो है ना वो सबको होल्ड करता है, वो कराची हर चीज़ चलाता है। तो सिंध रेंजर्स में इसमें बड़ा एक किरदार अदा किया। आपने देखा होगा हमने कमिश्नर कराची के ख़िलाफ़ भी एक मुहिम चलाई थी, और दूध के रेट भी 220 रुपये, गोश्त मुर्गी के रेट मनमाई चाय कीमतों पे, सब्ज़ियाँ आप देखें तो वो आलू जो है 200 रुपये किलो तक चले गए थे।
फिर हमने कमिश्नर कराची के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी रोज़गार बचाओ तहरीक में ही। उस पर आप देखें फ़र्क पड़ा कि दूध 180 पे आ गया था, फिर 200 पे डन हुआ। अभी हमारी अभी भी बात चल रही है कि इंशाल्लाह ताला दूध और मज़ीद कम होने पे जा रहा है। तो इसी तरीके से आप फ्रूट पे भी देख रहे हैं, फल पे भी देख रहे हैं। तो ये अंधा कानून का जो निज़ाम था, इस पर बड़ा एक्शन हुआ, क्योंकि हर कोई जो है ना वो सियासी गेमा गेमी के अंदर पड़ गया था इस चीज़ की तरफ, किसी और गरीब आदमी इसमें पीसता जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट ताजरों को जाता है, जिन्होंने जो है सिर्फ मुल्क के लिए, अपनी मार्केटों के लिए नहीं, मुल्क के लिए भी आवाज़ उठाई और लोगों तक अपना रिलीफ पहुँचाया। अगर हम देखें कि अभी जो है 2 महीने बाद जो है रमज़ान शरीफ की आमद है, और रमज़ान के आते ही जो है अगर हम फ्रूट्स की बात करें, हम बाकी चीज़ों की बात करें, वो उनके रेट्स एकदम डबल हो जाते हैं, डबल से भी ट्रिपल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम जो है लास्ट रमज़ान को देखें, वहाँ पे बाइकआउट किया गया था फ्रूट्स से, ठीक है। उसमें क्या इम्पेक्ट पड़ा, क्या जो है प्राइसेस कम हुई या नहीं हुई, जो लोगों ने बाइकआउट कर दिया था कि हम फ्रूट्स वगैरह नहीं लेंगे, इस हवाले से बता दें। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा अल्लाह पाक ने हमें काफ़ी नेमतें दी हैं, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फ्रूट कि उसको एक्सपोर्ट के अलावा भी पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ जो होते हैं ना, जो अपने पास ज़ख़ीरा करते हैं, वो लोग रेट एक्चुअली बढ़ाते हैं। इस पर मैं क्रेडिट दूंगा हमारे इदारों को, और उसका ज़िम्मेदार भी यही है। अगर जब किसी चीज़ के रेट बढ़ते हैं तो क्या कर रहा है आपका असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार आपका क्या कर रहा है, डीसी आपका क्या कर रहा है, कमिश्नर कराची आपकी क्या कर रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं दे सके। क्योंकि ये प्राइस कंट्रोल होगा, सारी जिम्मेदारी तो इनकी ही आती है, इनके ही माथे चलती है। तो ये सारे जो है ना फूड डिपार्टमेंट है, ये चीज़ें इनको एक्टिव होना पड़ेगा। जो कि अपने दफ्तर में सिर्फ जाते हैं, एसी की हवा खाते हैं, 3 घंटे के बाद आ जाते हैं, इनको अपनी जगह पे एक्टिव करना पड़ेगा। देखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें अल्लाह पाक ने एक नेमत दी है, हमने उसका बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया, कौन आदमी परेशान है जो अल्लाह की नेमतों से बाइकआउट करेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि 30 रुपये वाली चीज़ हम 200 रुपये केजी ले रहे हैं, बिल्कुल 40 रुपये वाली चीज़ हम 200 रुपये केजी ले रहे हैं। तो हम जो हैं उसको बाइकआउट की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि गरीब आदमी तक वो पहुँचे। तो उसमें मैं कहूँगा कि हमने एक यूनिटी दिखाई, उस चीज़ को बाइकआउट किया, तो वो एक कुदरती रेट नीचे आ गया। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर कमिश्नर कराची को एक्शन लेना पड़ेगा। इतने सारे डीसीज़ हैं, इतने सारे एसीज़ हैं, उससे डबल ट्रिपल एसीज़ हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों पे इनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कंट्रोल का मामला देखें आपका हमारा नहीं है। अगर इनसे कंट्रोल नहीं होता, कमिश्नर कराची ने माजी में भी जो है वो पुलिस को पावर दिए थे, इख्तियारात दिए थे। तो एक टाइम पे जब पुलिस ने भी प्राइस कंट्रोल इस पर लिस्टें चेंज करना चालू कर दी थी। तो मैं चाहता हूँ अगर इस दफ़ा रमज़ान में होता है लोगों के लिए, आवाम के लिए, तो ये चीज़ें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि पुलिस को भी एक पावर दे सकते हैं कि पुलिस भी जाके प्राइस कंट्रोल लिस्टें चेक कर सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान जो है एक वाहिद महीना है जो बरकतों वाला महीना है, और इसी महीने में ही हमने जो है फ्रूट्स और बाकी चीज़ों से बाइकआउट किया था। और अगर हम देखें कि उसमें इम्पैक्ट पड़ा, मुझे ये लग रहा है कि वो प्राइसेस वापस इसी रमज़ान जो है वही होंगे जो पहले रमज़ान थे। आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना, जैसे डॉलर आपका नीचे की तरफ जा ही रहा है, कोशिश लगी हुई है। और जिस तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत के नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं, तो उनकी इन चीज़ों पे नज़र है। आपने देखा होगा कि रोज़गार बचाओ तहरीक के बाद जो कराची में स्ट्राइक भी हुई थी 2-2, इसके बाद आपने देखा होगा चीज़ें ऊपर की तरफ नहीं गई हैं, एक्टिव हो गए हैं, तमाम इदारे एक्टिव हैं इस वक्त। और जो कि अभी मेरे को लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपने देखी होगी, कराची में चेंजिंग आ चुकी है, ऐसा नहीं आई है, नो डाउट। जब हम ही बहुत ज़्यादा जो है ना इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं ताजिर, और जब अच्छा काम हो रहा है तो हम इनको सर पे भी बिठाना जानते हैं। लेकिन कहने का अब इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ें होगी दोबारा। अगर होगी तो प्राइस कंट्रोल का मामला है। देखिए, ये इंसान की खुद की नीयत के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो जब प्राइस कंट्रोल वाले मामला थे, आपने देखा होगा चीनी पे कितनी जगह पे रेड की है पुलिस वालों ने, तो रेड के अंदर कितने टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से उन्होंने चीनियाँ बरामद की है। तो इसी तरीके से हम कमिश्नर कराची से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ्रूट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर ये रिलीफ देंगे, प्राइस कंट्रोल्स चेक करेंगे, तो ये लोगों तक, आवाम तक उसका रिलीफ जाएगा। अगर हम देखें कि तो गरीब आवाम पहले गोश्त और बाकी चीज़ों से दूर हो गया, अब तो दालें भी इतनी महंगी हो गई है कि वो दालें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। असल में देखिए, दालें महंगी होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो थर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है दाल। हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो थर्ड क्वालिटी की दाल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतने सारे मसाइल हो गए तो हम इंपोर्ट की तरफ मजबूर हो गए आना। तो अभी दालें जो हैं वो इंपोर्ट की तरफ से भी ला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर टैक्स भी लगा हुआ है, तो इस वजह से दालें बारे में आना काफ़ी मुश्किल है। मार्केट में तो इस वक्त देखिए ज़ख़ीरा अंदोज़ एक अलग बात है
लेकिन मार्केट में इस तरफ जो है ना वो दालों के ऊपर कंपटीशन भी है। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मैक्सिमम 10 रुपये केजीज़ के ऊपर रख के जो होलसेलर है वो आगे मुआयना कर देता है, माल दे देता है। लेकिन इस पर इफेक्ट जो पड़ रहा है ना वो रिटेलरों का नफ़ा बढ़ गया है। इस वक्त अगर आप देखें ना तो रिटेल 50 रुपये, 60 रुपये, तेल के ऊपर 100 रुपये, 150 रुपये केजी के ऊपर रिटेलर ले रहा है। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को एक बात भी कहना चाहता हूँ कि आप होलसेल की तरफ आ जाएँ, आप जोरिया बाज़ार की तरफ आ जाएँ। मैं आपसे कहता हूँ कि चीनी के ऊपर भी आपको 50-50 रुपये केजी का फ़र्क मिल रहा है। आज चीनी का रेट मार्केट में 120-123 रुपये है, तो होलसेल के अंदर, रिटेल के अंदर जो है 170 रुपये, 175 रुपये बिकता है। तो आप जब होलसेल की तरफ आएंगे तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, हम इस हवाले से बात करेंगे अब जैसे कि गोल्डन मार्केट से पाकिस्तान की मैशियत को कितनी मदद मिलती है, क्या ज़राए हैं गोल्डन मार्केट से पाकिस्तान की मैशियत के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो खाने की होती हैं। जोड़िया बाज़ार हमारे साथ रिलेटिव है, जोड़िया बाज़ार में मज़ीद एसोसिएशंस भी है, होलसेल ग्रोसरी भी उसको हेड करता है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। तो जोड़िया बाज़ार को जैसे खाने पीने, दाल चावल वगैरह की चीज़ें मार्केट है, वो एक बहुत ज़्यादा आपको पता है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली है। इसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है औरतों का मेकअप। उसकी जो है मैं अभी भी लगा के बैठी हुई हूँ जी उसमें जो है वो साबुन है, शैम्पू है, दूसरी XYZ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। पर तो आपने एक चीज़ गलत कही जी, औरतों का मेकअप। जी, मेकअप सिर्फ औरतें नहीं करती, यहाँ पे मैं जो है एतराज करती हूँ, क्योंकि अब मर्द आज़ाद भी मेकअप कर रहे हैं। अगर देखे टिकटॉकर्स को देखे हम, या फिल्म मेकर्स वगैरह को देखे, एक्टर्स को देखे, सभी औरतों से ज्यादा मेकअप थोक के बैठे हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने औरतों का मेकअप नहीं, मेकअप अच्छा, मैंने मेकअप नहीं किया, लेकिन 10% अगर आप मेजोरिटी पे उनको क्रेडिट देती है तो आप दे दें, आपकी बात भी सही है। लेकिन हमारी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा देखें इस वक्त रेवेन्यू देती है कॉस्मेटिक, जिसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जो कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर से सप्लाई गोल्डन मार्केट से होती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, तो क्या मुझे लगता है कि मुझे मेकअप लेने गोल्डन मार्केट आना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको आना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी वहाँ पे हैं सब बैठे हुए हैं, हर कंपनियाँ वहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए वहाँ मिल जाएगी। चले ठीक है, फिर हम गोल्डन मार्केट ही चल लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बताता चलूँ कि गोल्डन मार्केट पे खिलौने होलसेल में दस्तियाब होते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को जाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई है, कपड़े की मार्केट है, मेडिसिन्स मार्केट है, दूसरे अलावा हमारे मार्केट से काफ़ी चीज़ें टच करती हैं। वैसे अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें गोल्डन मार्केट की, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी वहाँ से। मुझे ना एक जो है वो छोटी छोटी से जो चीज़ें होती हैं ना, नाजुक नाजुक से, वो जो नेकलेसेस वगैरह, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। गोल्डन मार्केट है तो मैं प्राइस पूछे गई, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना इसके प्राइस बता दें मुझे, आप दिखा दें। तो उन्होंने निकाल के मुझे दिखाया। जब मैंने कहा कि आप प्राइस बता दें, तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया। मैं देखकर ऐसे हो गई, मैंने बोला मैं गोल्ड की ज्वेलरी ले रही हूँ या मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रही हूँ? उन्होंने वो मुझे प्राइस बताए थे 25,000। सिर्फ एक छोटा सा नेकलेस था और बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने कहा कि इसके इतने प्राइस क्यों? मैं तो भाई गोल्डन मार्केट आई हूँ। तो मैंने गोल्डन मार्केट के दिमाग से मतलब वो उसका प्राइस पूछा था, पर उन्होंने मुझे 25,000 बताए थे प्राइस। क्या वजह है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव मिल रही? मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जहाँ गोल्डन मार्केट से रेट पता किए थे वो रोड की मार्केट थी, और उसमें मुख्तलिफ अंदर की मार्केट, होलसेल की मार्केट है जो कि पूरे पाकिस्तान को माल देती है। दूसरी बात ये कि आपने जो नेकलेस पता किया था ना, वो इस वक्त कम से कम उसकी जो अगर गोल्ड में ओरिजिनल होगा ना तो वो 5 तोले का मैक्सिमम होगा, इससे कम का वो नहीं हो सकता। अगर जब वो 5 तोले का आप ओरिजिनल लेने जाएंगे ना तो 10 लाख रुपए का सेट है, और वो 10 लाख के सेट की डिटो कॉपी अगर आप ले रही है ना तो वो आपको जो है ना 25,000 रुपये, मेरी नज़र में उसकी कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होती है। वो एक चेन, अगर मैं कहूँगी वो सिर्फ एक चेन टाइप का था। उन्होंने मुझे कहा कि जरतून का है। बिल्कुल, जरतून एडी का माल होता है, वो एक नाम से बिकता है। जरतून जो नगीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो बड़ी होती है। आप उसको 10 साल बाद भी देखेंगे, 15 साल बाद भी देखेंगे तो वो आपको एज इट इज मिलेगा। और मैं आपसे कहूँ कि मैंने सेम जो है वो नेकलेस वो जामा से लिया था, वो मैंने 5,000 का लिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने जामा से लिया हो 5,000 का मैंने लिया है, मैं कुछ ना आपको कुछ दिखा भी नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा चेंजिंग। और दूसरी बात ये कि जामा से आपने जहाँ से भी लिया है उसको माल गोल्डन से ही जाता है। तो गोल्डन वालों ने मुझे उसके 25,000 नहीं, वो तो रोड की आपने रिटेल की दुकान पे चले गए होंगे जहाँ डमियाँ लगी हुई हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। देखिए, हर चीज़ का है ना, हमारे रोड के ऊपर जो गोल्डन मार्केट की दुकानें हैं वो रिटेल की दुकानें हैं, वहाँ का किराया जो है 4-4, 5-5 लाख रुपए है।
तो जाहिर सी बात है तो उनको वो आप किराया जैसे भी हमसे निकालेंगे, जाहिर ये सी तो बात गलत है। देखिए उनके पास चारा क्या है, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए दुकान है, आप जैसे ही कस्टमर उनके पास 4-5 जाते हैं रिटेल वाले, बाकी दूसरे कस्टमर तो जाते ही नहीं है। जो माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं वो गलियों के अंदर होलसेल के पास ही पहुंच जाते हैं, जो आपने 5,000 की ली वो वहाँ 2,000 की ले लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो तो अगर मुझे बोल रहे तो मैं उन्हीं को ही 5,000 दे देती, पर उन्होंने मुझे तो 25,000 बोले। मैं देखकर हैरान, और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, पर यही वजह है कि मतलब प्राइस सुनते ही औरतें वहाँ से भाग जाएं, औरतें ही भागेंगी उधर से, क्योंकि औरतों को तो डिस्काउंट चाहिए होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब भी 90% है ना लोगों के लिए जो फर्स्ट चॉइस होती है ना वो गोल्डन मार्केट ही होती है। बिल्कुल, सिर्फ कराची के लिए नहीं, कराची से जो बाहर के लोग भी आते हैं ना वो गोल्डन मार्केट स्पेशली ख़रीदारी करने आते हैं और एक नाम से आते हैं कि हमें गोल्डन से ही लेना है। ये हो सकता है आपके साथ एक इत्तेफाक हो गया हो, 10 वजूहत हो सकती है, और वो हो सकता है कि बैड लक उस दुकानदार का आपके साथ ही, वो बैड लक आपके साथ ही हो सकता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि वो बैड लक आपके साथ ही हुआ है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ ही हुआ, लेकिन हो सकता है कुछ और वजूहत भी हो। वैसे ऐसी मैंने आज तक शिकायत कोई सुनी नहीं है। अरे नहीं, अगर मैं यहाँ पे मैं गवाह को भी लेकर आ सकती, जो मेरे साथ थी वो इसी वक्त यहाँ पे मौजूद है, पर जो है इस रूम में मौजूद नहीं, बाहर मौजूद है। जो मेरे साथ थी उन इतना खूबसूरत जो है, मैं कहूँगी कि नेक्स्ट दिन उन्होंने मुझे ये प्राइस बताया और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उनका मुँह देख रही थी ऐसे। चले हो सकता है वो एक आपके साथ हो गया हो एक्सीडेंट, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे की, मैं फरामोश वाकया है, मैं आपको बता रही हूँ, नाकाबिले फरामोश वाकया है, क्योंकि फिर मैंने सेम यही चीज जब मैंने जामा से लिए, अगर इस तरह आप अच्छा वो जो आपने जामा से ली 5,000 की लिए ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको होलसेल में 3,000 या 2,500 की होगी वो, मैं आपको होलसेल से 2,000 या 2,500, उसने आपको 25,000 क्यों बोले, तो मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा। मैंने चश्मा लगाया था, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कहीं और से ही आ गई तो उन्होंने 25,000 बोले। ये वही बात है ना, शक्ल से अमीर लगते हैं गरीब। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ मार्केट के अंदर ना बहुत सी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको चाइना क्ले की बात करता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा टॉयज़ के अंदर चलता है चाइना क्ले, वो मुझे अपने बेटे के लिए ज़रूरत थी, और वो हमारी मार्केट के अंदर है ना 90 रुपये की उसकी होलसेल है, 1,080 रुपये दर्जन बिकता है वो। मेरा बेटे के साथ मैं गया था शॉपिंग करने के लिए तारिक रोड पे, तो मेरा घर बहादुराबाद पे, तारिक रोड ही हमें ईजी रहता है शॉपिंग करने के लिए। तो जब मैं अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ और बच्चे के साथ वहाँ गया तो मेरा बेटा ज़िद कर रहा था वो लेने की, तो आप यकीन माने मैंने वो 90 वाली चीज़ है ना 300 में ली है रिटेल में, और मैं उसको बता भी रहा हूँ मेरी शॉप है, मैंने उसकी शॉप का कार्ड दिया और वो नेक्स्ट डे मेरी शॉप पर आया भी और वो मुझसे खरीदारी करके गया। तो ये ऐसे कॉन्फिडेंस और ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी, शिकायत तो मुझे हमेशा रहेगी कि मुझे क्यों, क्या मतलब कोई अलग से गेटअप करके आए, गरीब वो अलग गेटअप ना करके आए तो उसको ज़्यादा बता देंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, शक्ल से अमीर लगते हैं गरीब। नहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है। मैंने आपको ये कहा कि जो महंगाई हुई थी ना उसमें कहीं ना कहीं जो है ना किरदार और कहीं ना कहीं क्रेडिट हमें ही जाता है। उसकी वजह ये है कि नीयतें हमारी अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसके पास पैसा होता है ना उसने टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से चीज़ें स्टॉक करना चालू कर दी थी। तो यही चीज़ हुई फिर जिसकी वजह से महंगाई हो गई। जब पुलिस में उस पर एक्टिव हुई, इदारे उस पर एक्टिव हुए, तो वो चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ चले गई और आज आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ गया है। तो यही चीज़ें अगर एलिजिबिलिटी अपने अंदर रहेगी ना तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इसमें देखिए किरदार हमारे ऊपर भी होता है। अब आप देखें ना कि एक दुकानदार की वजह से, एक जैसे कि मछली, गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब अगर गंदा हो जाए तो ये मुनासिब बात नहीं होती है। अब 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती है, इसमें लोग होते हैं, खुद भी इसमें लोगों का क्रेडिट जाता है। लेकिन हो सकता है ऐसे इत्तेफाक भी हो गया हो, चूँकि बाद टाइम ऐसा होता है कि आप जाते हैं ना, कोई दुकानदार होता नहीं है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है यार ये चीज़ अच्छी है तो ये महंगी भी होगी, तो कोई दूसरा बैठा हुआ होता है वो उसकी रेट बोल देता है जो उसको बोलने होते हैं, या कुछ भगा देता है, कुछ ऐसे भी कर देता है। ऐसे भी काफ़ी जो है ना केसेस आते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसा आपके साथ केस भी हो गया हो। तो मैं नहीं समझता कि इस पे बावेल आपने मचा दिया, ये मचना चाहिए। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि मैंने वो नेकलेस अगर वो 5,000 में आपको दे दी थी तो क्या जाता। चले मैं तो आपको कह रहा हूँ, अब मैं आपको 3,000 का दिला दूंगा। नहीं अब तो मैं ले चुकी, पर ये शिकायत मुझे रहेगी सिर्फ उसी दुकानदार से कि आपने ये बहुत गलत किया है। आप किसी को उसके बुक कवर से जज ना करें, वो गरीब भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, हम जो है अब बात करते हैं कि आप लोगों ने जो है एहतजाज किया था कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ठीक है।
उस हवाले से मुझे बताएं कितने दिन का ये एहतजाज था, मुल्क भर में चल रहा था, ठीक है, और उससे क्या इम्पेक्ट पड़ा? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, के इलेक्ट्रिक के साथ मैंने हमारा जो एहतजाज था वो प्राइस कंट्रोल पे था। के इलेक्ट्रिक कराची की एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी है, इसको लीड जो करती है वो करती है नेपड़ा। पहले तो हमारी खुशकिस्मती है के इलेक्ट्रिक हमारे पास है, चूँकि लोगों को उसकी कदर नहीं है। अगर हम बापडा पे होते तो आजकल जो अच्छे इलाके हैं जहाँ हम बिल्ड पैड भी कर रहे हैं वहाँ भी लोड शेडिंग होती। तो के इलेक्ट्रिक में एक अच्छी लोग हैं, मेजोरिटी के साथ लोग हैं, और हमने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलके ना बोल्डर मार्केट को लोड शेड फ्री किया आज से 2.5 साल पहले। आज से 2.5 साल पहले बोल्डर मार्केट पे ना हम काम पे जाते थे सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। इस टाइम पे जो है ना 3 दफ़ा 2-2 घंटे की 6 घंटे तो लाइट नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने पूरे एरिया को, ओल्ड सिटी एरिया को, के इलेक्ट्रिक के ट्विटर के ऊपर आप जाएंगे, शरीफे में लिखेंगे, मेरी वहाँ वीडियो मौजूद है, हमने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लोड शेड फ्री किया था। अब आप अपने अपने इलाके को लोड शेड फ्री कैसे कर सकते हैं? मैंने दूसरे इलाकों के अंदर भी काम किया था, गार्डन को भी लोड शेड फ्री किया था गार्डन वालों के साथ मिलके। अब आप कैसे कर सकते हैं इसमें? देखिए, हमारा ही हाथ होता है। एक तो ये है कि हमने काम सबसे पहले ये करना है कि हमारे इलाके के अंदर जितने ड्यूज़ बिल हैं वो हमें क्लियर करवाने हैं। ये इलेक्ट्रिक की मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स हैं जो अब भी चल रही हैं, जिसके बिल 3 महीने 4 महीने से नहीं बढ़े हुए, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ स्कीम्स काम करती हैं। 70% डिस्काउंट की, 20% डिस्काउंट की, 25% डिस्काउंट की, 20 से लेकर 70% तक डिस्काउंट होता है, जो आपके 3-4 महीने के बिल्स नहीं बढ़े होते उससे पहले कि जितने बिल पुराने होंगे उतना बड़ा डिस्काउंट्स होगा। इसके बाद आप ये देखें कि आपके जो इतना एरिया के अंदर चार्जेस जो आपके कुंडे लगे हुए हैं, बिजली चोरी है, बिजली चोरी का रेशा ये होता है कि अगर आपके फीडर के ऊपर 25% की चोरी है तो आप उसके जो है लोड शेड भुगतोगे। अगर आपकी फीडर के ऊपर 25% की चोरी नहीं है तो आपके एरिया के अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ हो गई है, और मैं नहीं समझता कि इसमें के इलेक्ट्रिक का किरदार होगा रेट बढ़ाने के ऊपर। के इलेक्ट्रिक का बिल्कुल किरदार भी हो सकता है। तो जो यूनिट चीज़ है, जो मेन पावर है आपका यूनिट का, उस पर टैक्स लगने का, देखिए के इलेक्ट्रिक इस वक्त हमें जो यूनिट दे रहा है ना, वो दे रहा है 44 रुपये का, और कमर्शियल का अगर आपको मैं बताऊं टैक्स मिला के ना तो 70-72 रुपये यूनिट की एवरेज आती है। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक दुकानदार एक बल्ब एक पंखा चलाएगा तो उसका बिल आ जाता है मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार रुपये। तो उसकी दुकान का किराया 3 हज़ार रुपये है, वो 4 से 5 हज़ार रुपये का बिल पेड कर रहा है। तो ये चीज़ें गलत है, इसमें हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमने जब रोज़गार बचाओ तहरीक बनाई थी तो वहाँ हमारी जो है ना वज़ीर आज़म साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें कहा था कि 300 यूनिट तक हम जो है टैक्स फ्री कर देंगे। तो हमने उनसे कहा था कि 500 यूनिट तक आप करें, क्योंकि जब आप देखेंगे रेजिडेंशियल भी जो है ना वो एक फ्रीज चलाएगा, दूसरी चीज़ें चलाएगा, 300 यूनिट उसका आसानी से आता है। तो हमने उनको कहा था कि आप उसको 500 यूनिट करें। उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं, हम जो है आपकी मुलाकात करते हैं आपसे FBR के चेयरमैन, वहाँ आप बात करें। अगले दिन हमारी FBR चेयरमैन के साथ मुलाकात हो गई। तो FBR चेयरमैन ने भी हमें काफ़ी चीज़ों के जो है वादे करे। उन्होंने हमसे ये कहा कि हम जो है आपके यूनिट जो है वो कर देते हैं, ना 300 ना 500, 400 रुपये इसको करते हैं मैनेज। हमने वहाँ भी ज़िद करी कि इसको आप जो है अभी फ़िलहाल फिलफौर लोगों को रिलीफ दें, लोगों की कंडीशन नहीं है, हालात नहीं है, आप इसको जो है 500 ही करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वहाँ से हमारे साथ वादा करके चले गए। इसके बाद आज तक उनका वादा पूरा हुआ नहीं। तो दूसरी चीज़ों में भी जो इफेक्ट पड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ, इसका क्रेडिट सिर्फ आर्मी चीफ साहब को जाता है। बिल्कुल, ये जो है डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, पर अभी छोटे से ब्रेक के बाद गले चारों का नुवाज देते हैं ब्रेक की सूरी ब्रेक का बल्कि मरा गशा बढ़ जाता है। वशत के मनी वशी वाले चारों का ब्रेक अच्छे पहले मग पुत्रान कनगे थी मचारे के कराची और पाकिस्तान जोता जोताई दमगा जहर शानी दर्शान बुहा का बीतयक वादिया मोशा की जिसी माँ सारी अगर मचारे के जहर शानी दर्शान कनबुआ के रिक्टी के हवाले अच्छी और जैसे महंगाई के ग्रान नहादी हवाले अच्छी जो ताई सियासी चिगोशंती गल हम इशियावार बुतगा और गोशा की ताजर तबके हम इशिया वाले अच्छी बात तहरीक चलें तब
और मगोशा के अनुश गप जा के माई चो कार कोता माई चो जोहत कोता और जैसे माँ जब एफबीआर सरबुत के मैं एफबीआर गुमा गेंजोनेन बितो माई गुमा का पुत्रान कोता कि यूनिटी हवाले से गप बिता लेने यूनिटी हवाले अच्छी गोड़ मगोश्ते कि तो 65 जस्ते यूनिटी सरा टैक्स मचो भले जो आइए गोश्ता है कि जस्ती सेसद यूनिटी सरा जस्ती टैक्स न जना पते गोश्ता है कि सेसद ना तो के 65 पदा राशि बिता 400 क्या यह वादा होता है कि 400 अमा मर्दम की 400 यूनिट तक कॉमर्स का आइए सरा जस्ते सरकारी निमगाचा इस टैक्स न लगी थी भले आइए अभी तक इसे गप जा के आइए जब वादा होता है वियारा वादा होता वादा बुहा का पद आइए अंगा ए कार्य सरा अमल दरामद न होता ये अंगा ए बाबत इच कार न होता उन मामी हवाले से पता थी पुत्राना कने कि नीश हमारे ची लगी नीश हमा को जाम जस्ती होती तहरीका चले ने था क्या बियारा जो थी वादा होता बिता होती वादा अंगा तक अन्नुदा सरजम न होता जो आइए 400 जस्ती यूनिट कार्मर्स कानूकानी सरा क्या सरा टैक्स मलगी थी लैंड कार्मर्स कानूकानी सरा भले दाम के अनु आयने सर टैक्स लगक बैगे आवती जस्ते गप्पानी सरही नियत का आई होती वादा सर जम न खुदा नहीं मैं जिसका न लूटा। अच्छा आप मुझे बताएं कि जैसे अब एफबीआर की हमने बात की एफबीआर ने जो है अपना वादा पूरा नहीं किया ठीक है अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या सोचा है? देखिए बात ये कि चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा चुकी हैं और जिस टाइम हमने ये एक हमारा मुतालबा रखा था तो मुतालबा रखने की हमारी वजह यही थी सिर्फ और एक ही थी कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है कारोबार नहीं है महंगाई की वजह से। तो अब आप देख सकते हैं कि महंगाई में काफ़ी चीज़ों का रिलीफ मिल चुका है तो इस वक्त लोग सर्वाइव भी कर सकते हैं और हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि हमारा मुल्क भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वाइवल कर रहा है और हम जो है वो IMF के मामलात में डूबे हुए हैं। इस वक्त हमें इंपोर्ट के मसाइल के ऊपर एक्सपोर्ट की परमिशन के ऊपर कि कितने मिलियंस की हमें एक्सपोर्ट करनी है कितने मिलियंस की हमें इंपोर्ट करनी है तो उस चीज़ पे हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है IMF से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस वक्त ये वाला मुतालबा करना जब चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा चुकी है तो हमने उस चीज़ पे इसलिए ब्रेकअप लिया हुआ है कि ब्रेक इसलिए लिया हुआ है स्टे इसलिए लिया हुआ है कि हमें चीज़ें बेहतरी की तरफ और हमें उम्मीद है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यूनिट भी काफ़ी नीचे की तरफ आ चुके हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो हमें ये उम्मीद है आर्मी चीफ साहब ने भी हमें ये यकीन दिलवाई है कि हम चीज़ें बेहतरी की तरफ कर देंगे। तो इसी उम्मीद पे हम बैठे हुए हैं जब चीज़ें बिगड़ने की तरफ जाएगी तो हमारी तहरीक ख़त्म नहीं हुई है हमारी तहरीक वहीं से ही रीस्टार्ट लेगी जहां हमारी तहरीक इख्तिताम पे पहुंची थी। अगर हम एफबीआर की बात करें बाकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं पर जो है सबसे बड़ा लोगों का यही मसला होता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हम घरेलू सारिफिन की बात करें वो कहती है कि हम जो है इतना यूज़ नहीं करते उसके बावजूद भी इतना बिल आ जाता है। अगर जो आप लोगों ने एहतजाज वगैरह किया था उसमें भी बहुत सारी ख़वातीन ये बोल रही हैं कि हमारा घर भी रेंट का है सिर्फ उसमें एक पंखा है ठीक है एक बल्ब है उसके अगर हम वो देखें तब भी जो है उसमें 50,000 का 2 लाख का 3 लाख का लोग का बिल आ रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? जब हमारी तहरीक थी ना एफबीआर के साथ हमारे कमेंट्समेंट कुछ और थे लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की कि हमारा क्यों आगे का लाया अमल क्या होगा तो उस पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि उन्होंने अपना कमिटमेंट तो पूरा नहीं किया लेकिन हायर रिलीफ लाजमी दिया हमें। पहले हमारे ऊपर जो कुछ टैक्स लगते थे तो वो उन्होंने टैक्स के अंदर नरमी कर दी है और हमें रिलीफ तो मिला है। ये बाकायदा आपने जब देखा होगा हमारी तहरीक के बाद तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बिल चेक करें आपको सबको रिलीफ मिलता हुआ आया है और मिल रहा है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ऑन ईयर बात कर रहा हूँ कि ये सबको गारंटी के साथ रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हाया ये कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हमारी काफ़ी चीज़ें हैं ना वो इस वक्त ये है कि हमारी काफ़ी चीज़ें बनी IMF के मातहत चलती हैं। हमें हर चीज़ हमें जो है ना वो मुल्क के अंदर इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं LC'याँ नहीं खुलवा सकते हैं क्योंकि हमें पहले जो है ना वो IMF के मुतालबात मानने पड़ते हैं। तो हमारा ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी मुल्क हमारा सर्वाइव कर रहा है। अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है तो हमें उम्मीदें हैं अच्छी कि बेहतरी की तरफ चले जाए अल्लाह पाक करे नहीं तो जहाँ से हमारी तहरीक ख़त्म हुई है वहीं से ही चालू होगी इंशाल्लाह। अगर हम देखें एफबीआर की बात करें तो एफबीआर ने जो है ताजरों के लिए एक ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाया है जो है ताजिर 2 के नाम से जो जिससे
मोबाइल ऐप है ये एक्चुअली, जिससे जो है वो ताजरों के दुकान का साइज़ होता है, उसकी सालाना और माहाना आमदनी कितनी होती है, उसके जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है FBR के पास चला जाती है। मकम बलूची था वो शक्ल उठम गोले चारों का गपशे के FBR है यक जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है जैसे मुतारिफ कनीता एप्लीकेशन चाहिए बेती क्या या एप्लीकेशन है नाम दातिए कि ताजर दोस्त एक एप्लीकेशन ही मोबाइल एप्लीकेशन ही अमा जो व्यापारी कानून का जो कार कानून का ही एप्लीकेशन होती मोबाइल दा माकना चेचे बैठे कि ताजरे दुकान चिच्चो चिच्चो ना पे दुकान ची साइजी और जैसे आइए माह सरा चिच्चो आमदनी बैठी आई साल सरा चिच्चो आमदनी बैठी दूर से रिकॉर्ड जैसे FBR ग्वारा रोते शरी FBR दूर से रिकॉर्ड मिली अमा रिकॉर्ड तिगोशंती इसाब दाद रिदा FBR जीरी ताजर तबकियानी सरा टैक्स जनते ए यक जस्ती FBR नेमगाची यक मोबाइल ऐप जस्ती मुतारिफ कनीनक बितानी इश्य इम्पैक्ट चे बयां निमामी हवाले अच्छी गपुत्रान कनक जैसे कि मोबाइल है जिसमें जो है ताजर बरादरी के मोबाइल में जो ऐप होगा जैसे दुकान का साइज़ और जो है सालाना महाना आमदनी कितनी होगी उसमें वो सारे रिकॉर्ड FBR के पास जाएगा जिसके हिसाब से वो टैक्स लगाएगी। इस हवाले से आप क्या कहें? मैं आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। ये एक ऐप जो बनी है FBR की तरफ से, तो उस ऐप में ताजरों का फ़ायदा ये है इस वक्त आप देखते हैं कि कराची के अंदर जो है ना वो सिर्फ 10% रजिस्टर्ड है ताजर, 90% ताजर रजिस्टर्ड नहीं है। और इस ऐप का मुतारिफ़ करने का मकसद यही है कि लोगों को इसमें जो है ना वो रजिस्टर्ड कराया जाए FBR के जो टेयर है उसके अंदर, और उस पर ताजरों को रिलीफ ही मिलना है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब हम इसके अंदर चले जाते हैं हमारी आया आमदनी कितनी है, हमारा दुकान का साइज़ क्या है, तो छोटा ताजिर है बड़ा ताजिर है, आपने देखा होगा बिल के ऊपर टैक्स भी उसी बिना पे लगता है कि कितनी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो वो नहीं होता। उस ऐप के ज़रिए आपका ये हो जाएगा कि आपका टैक्स आपके ऊपर आपको उसमें जो है ना रिलीफ ही मिलना है आपको, क्योंकि जब आप टैक्स भरते हो बिल की मद में और ये सारे आपके इनवॉइस कटते हैं आपके पास आते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें छोटे ताजरों का फ़ायदा ही होगा कि उसको जो उनकी रकम बचेगी तो वो उनको रिटर्न भी मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम देखें तो इस एप्लीकेशन का नाम ताजर दोस्त एप्लीकेशन, जी बिल्कुल। ये एप्लीकेशन हमने कहा कि इससे जो है वो छोटे ताजिर हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। ये एप्लीकेशन आ चुकी है या जो है अभी आने वाली है, सिर्फ मुतारिफ करवाया इस एप्लीकेशन को? नहीं, ये एप्लीकेशन आ चुकी है और इस पर अभी थोड़ा सा वर्किंग है, हम रास्ते में हैं, इस पर थोड़ी सी वर्किंग चल रही है और आया कुछ दिन के अंदर ये एक्टिव भी हो जाएगी। फिर इसके बाद जो छोटे ताजिर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। पहले तो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा FBR की तरफ से, हमारी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी उसमें भी हमारी बात हुई है, तो ये उस पर ये होगा कि हालिया ये टाइम दिया जाएगा कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर हो सकते हो तो रजिस्टर्ड हो जाओ। इसमें देखिए मसला ये कि जो छोटे ताजिर हैं उनको इसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर वो बेनिफिट उठाना चाहें, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ये कहते हैं कि कौन इस चीज़ में पढ़े, कौन इस चीज़ में जाए, कौन ये चीज़ें करे, तो ये एक ये जो एक सोच है ना गलत, ये ख़त्म करनी पड़ेगी कुछ ताजरों को। अगर टैक्स के अलावा देखिए बहुत सारे जो है ताजिर हैं, चाहे वो छोटे ताजिर हो चाहे वो बड़े ताजिर, उनको एक चीज़ का इशू होता है, वो है बत्ताखोरी, ठीक है। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो ये कहते हैं कि हम टैक्स भी दें बत्ता भी दें। देखिए सबसे ज़्यादा बत्ता देने वाली जो मार्केट है ना वो गोल्डन मार्केट थी। 2016, 17, 18 तक जो एक केसेस आए हैं, 2012, 13, 14, तो ये सबसे ज़्यादा जो केसेस आए हैं और सबसे ज़्यादा जिसने पत्ता दिया ना वो गोल्डन मार्केट ने दिया है। हमने बड़ा सराइफ किया है और हमने वहाँ पे ऐसे ऐसे हालात देखे हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमने अपनों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, अपने साथियों को खोया है, तो हालात से सर्वाइवल हमने किया है। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ कि नो डाउट अभी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ गोल्डन मार्केट में नहीं है अभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे कराची के अंदर नहीं है। देखिए इक्का दुक्का केस जो है अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक टेम्बर, मेरे ख्याल से आप टेम्बर मार्केट का जो केस हुआ है आप उसकी शायद बात कर रही होंगी, तो उसके भी कातिल पकड़े गए हैं। वो एक नेटवर्क चला रहे थे कुछ लोग, तो उसके भी जो कातिल थे वो पकड़े गए, कैफ़े किरदार तक पहुँच गए। लेकिन मसला एक ये है कि हम खुद पुलिस तक जाते ही नहीं हैं। इस वक्त हमारी माशाल्लाह फोर्सेस पुलिस दोनों एक्टिव है, रेंजर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसे कुछ भी केसेस होते हैं आप जाएं रिपोर्ट करें। हमारे साथ भी ऐसा माजी में हुआ है, हमें भी धमकियाँ मिलती हैं, जब जाहिर सी बात है हमारे पास काफ़ी केसेस भी आते हैं,
तो हम पुलिस के पास गए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है और पुलिस हमारे साथ इस चीज़ों में ताउन भी करती है। नो डाउट सिंध पुलिस जब से आईजी रिफ़त मुख्तियार साहब आए हैं, एक तो पुलिस जो है वो गैर सियासी हो गई है, इसके बाद पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जब हमने उनके ऊपर तनकीद करनी होती है तो जो उनके ऊपर राइट्स बनते हैं तारीफ़ के, तो हम उसकी वो तारीफ़ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम पुलिस के साथ मुतमईन हैं। और एक चीज़ आपका ग्रास लेवल से ही जो है ना वो गलत चलता हुआ आ रहा है, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ गई हैं। 90% 10% है तो उसके ऊपर रहेगा, इफेक्ट रहेगा। अब रही बात आप जो स्ट्रीट क्राइम की कर रहे हैं, मैं उसमें ये ऐड कर दूं कि स्ट्रीट क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा। तो माजी में स्ट्रीट क्राइम भी जो है ना वो सिर्फ 20% रह गया, 80% ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कराची से। जो माजी में महंगाई, परेशानी, बेरोज़गारी, महंगाई जो सर चढ़ के उरूज पे थी, उस वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो बेरोज़गार हो गए थे। उन लोगों की मजबूरी बन गई थी, जब आपको कोई खाने के लिए नहीं देता आप छीनने की तरफ जाते हैं। तो वो इस चक्कर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा लूट मारी हो गई थी। जब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ गई, अब जो जो क्रिमिनल बचे हैं ना वो वांटेड रेगुलर क्रिमिनल बचे हैं, जो क्रिमिनल जो क्राइम करना जानते हैं। उस पर भी पुलिस ने अभी जो टेक ओवर किया है, तकरीबन लोगों के साथ जो है ना वो पुलिस उनको इस साल में कर देती है कि उनको माजूर कर देती है ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्राइम कर ही ना सकें। तो मैं इस पे क्रेडिट दूंगा सिंध पुलिस को, उस पर ये क्रेडिट के काबिल भी हैं। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। अगर हम देखें जो है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, अगर हम एज देखें तो वो यंग एज के ही होंगे। 17 साल के बच्चे हैं या 18 साल के हैं, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के, ये इसी एज के दरमियान है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया पे बहुत ही ऐसी चीज़ें मुतारिफ करवाई गई हैं जो आम इंसान जो है, आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर अब उसको लेने के लिए, अब घर में तो बोल नहीं सकती कि हमें लेने क्योंकि चपेड़े पड़नी है, क्योंकि घर में तो खुद ही खाना नहीं आ रहा, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी। फिर यही बच्चे चले जाते हैं जो है स्ट्रीट क्राइम की तरफ। ठीक है, अगर आपको एक ही मर्तबा किसी के सर पे गन रख के अगर आपने जो है एक बहुत ही जो है टाइट वाला हाथ मार लिया, आपके उसके पैसे ले लिए, 50,000 पैसे थे, उसके 50,000 वाला मोबाइल ले लिया और जो है रिंग्स वगैरह पहने हुए थे, वॉच थी, ये सब कुछ उतार के आप लेके, जब एक ही बार में आपने 1 लाख से ज़्यादा का चीज़ ले लिया आप उसके पास से, तो आप काम क्यों करोगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ में बताऊं कि ये जो आपने बताया फैक्ट है ये, और ये फैक्ट सिर्फ 3% से 4% लोगों पे लागू होता है अमूमन। अच्छा, ज़्यादातर इसमें जो केस रिपोर्ट किए गए हैं वो ये हैं कि जो कराची से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से आए हुए लोग होते हैं, वो ज़्यादातर इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कराची के लोग नहीं होते हैं। तो अपने 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 शहरों में करें ना, कराची को मत दे, कराची को मत दे। देखिए कुछ पाकिस्तान से भी नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, चले जाए प्लीज प्लीज, कराची को छोड़ दे। तो इसके बाद जो है देखिए अफगान माजरीन पे जो कि एक बड़ा एक्शन हुआ, पुलिस ने लिया। नो डाउट हमारे पठान भाइयों ने इसमें काफ़ी कोऑपरेट किया, हमारे बलोच भाइयों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और उनकी कुर्बानियाँ हैं, माजरों की कुर्बानियाँ हैं, सबकी कुर्बानियाँ हैं, सिंधियों की कुर्बानियाँ हैं, मैं सब पंजाबियों की सबकी है, इवन इस पाकिस्तान के लिए सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है वो बाहर से आकर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे थे, लूट मारी में अमूमन उनका ही हाथ था। तो ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं। अब हमारे हाल ही में सराफा बाज़ार में एक चोरी हुई थी, उसमें हमारी पुलिस ने कोयटा से जाके मुलजिम को पकड़ के आए थे, हमारे जो SHO थे। तो अभी अच्छा नेटवर्क है, अच्छा काम हो रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, नो डाउट। और ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, वैसे ऐसे काफ़ी मिसाल है पुलिस की कि पुलिस बाहर से जाकर क्रिमिनलों को भी पकड़ के आई है, बत्ते के जो केस हुए हैं, ये हुए हैं। तो अगर पुलिस करना चाहे देखिए सब कर सकती है। लेकिन माजी में जो हालात ख़राब की तरफ गए थे ना, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, सियासी पुष्पनाई। जब तक उनको सियासी पुष्पनाई मिलती है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है और इसका खामियाजा हम भुगतते हैं। तो इस वक्त मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि वोट भी जो आप कास्ट करते हैं उसको देखें कि आगे आप परेशानी में आप किसी को भी दें, जो आपके लिए मुखलिस हो, जो आपके लिए काम करे उसको दें, क्योंकि हमें उनको 5 साल भुगतना होता है। वो हमारे ऊपर 5 साल के लिए मुसल्लत हो जाते हैं, जब गलत आदमी आ जाएगा वो भी 5 साल के लिए आ जाएगा, अच्छा पर 5 साल तो पूरा करने दे लोगों को, कभी कभी तो 5 साल भी पूरा करने नहीं देते। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, इस हवाले से जैसे कि हमने बेरोज़गारी के हवाले से बात की कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसी वजह से लोग स्ट्रीट क्राइम की तरफ उन्होंने रुख कर लिया था।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे आप जो है ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन है उसकी चेयरमैन हैं, और उस हवाले से माशाल्लाह आप बिज़नेस भी देख रहे हैं। आप रोज़गार के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं देखते। कोई अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, इनिशियल स्टेप्स क्या होती हैं उससे, उस हवाले से बता। मैं इस वक्त आपको सबसे अच्छा एक बिज़नेस बताता हूँ, और आपके चैनल से मैं काफ़ी लोगों को बिज़नेस दे भी सकता हूँ। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने 2 दिन ज़ाया करने हैं। वो 2 दिन आपने आना है बोल्डन मार्केट पे, कहीं नहीं जाना है। बोल्डन मार्केट पे आपको मेडिसिन्स भी मिल जाएगी, बोल्डन मार्केट पे आपको एंटीक चीज़ भी मिल जाएगी, बोल्डन मार्केट्स पे आपको कॉस्मेटिक भी मिल जाएगा, बोल्डन मार्केट पे टॉयज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब आपको मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। आपने सिर्फ ये करना है, वहाँ आना है, मार्केटिंग करनी है, पिक्चरें लेनी है। वो पिक्चरें आपको लगानी है अमेज़ॉन पे, दराज पे, दूसरी वेबसाइटों पे। इसके बाद आपने सिर्फ उससे 30% प्रॉफिट लेना है, माल देना है और अपना काम करना है। इस वक्त टॉप सेलिंग पे अमेज़ॉन और दराज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दूसरी ऐपें चल रही हैं। ऑनलाइन बिज़नेस बहुत अच्छा होता जा रहा है। आपने देखा होगा मार्केट पे जो ज़्यादातर तवज्जो नहीं दे रहे, ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे उनको बैठे बैठे 30% प्रॉफिट मिलेगा। और अगर जो लोग बेरोज़गार हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, काम करें। इसी साथ साथ सैलानी वेलफेयर है, दूसरे हमारे इदारे हैं जो वेलफेयर, सैलानी वेलफेयर लोगों को जॉब ऑफ़र कर रहा है। वहाँ पे एक बाकायदा मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम अगर करना चाहें तो काफ़ी चीज़ों की तरफ हम कर सकते हैं। और इस वक्त जो बेस्ट काम है वो है इस वक्त जो है ना ऑनलाइन बिज़नेस है। आप ऑनलाइन बिज़नेस करें, आएँ वहाँ पे वर्किंग करें अपनी पूरी, कपड़ा है, हर चीज़ है वहाँ पे। और काफ़ी लोग कर रही हैं वहाँ पे काम। मैं कह रहा हूँ 20% लोग जो हैं वो अपना ऑनलाइन पे बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। और 80% लोगों को जो माल जाता है वो गोल्डन मार्केट से ही जाता है। उसमें भी वाया लोग जाते हैं। अब आपने लिया, आपने आगे दिया, आपने आगे दिया, आपने आगे दिया, 4 चैनल के थ्रू वो माल जाता है लोगों के पास, लेकिन जाता गोल्डन मार्केट। जो हमारे पास आता है बहुत महंगा पड़ जाता है। इंशाल्लाह वो आपको रिलीफ मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ लोग उस पर तवज्जो दें, अमेज़ॉन की तरफ जाएं, लाइव बिजनेस करें। नहीं, जैसे आपने बहुत ही बेहतरीन जो है बिजनेस के हवाले से बताया, इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेज़ॉन का इन्वेस्टमेंट ये होता है कि उनका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। वो आपको 10 डेज़ में, 15 डेज़ में, 5 डेज़ में आपको पेमेंट कर देती है। तो उसमें एक छोटी सी अमाउंट आपकी लगती है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट है नहीं। अगर हम इसको इस तरह से भी करें कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, अगर हम फेसबुक को यूज़ कर लें, हम जो है इंस्टाग्राम को यूज़ कर लें, जो अगर आपने कहा कि आके सर्च करके, विजिट करके, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उसकी पिक्चर लेकर आप पोस्ट कर सकते हैं, तो आप पोस्ट करें, वहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, बस ये कि आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इस वक्त ना अमेज़ॉन और दराज का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो हम उस पर अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। यानी कि उस पर ये होगा कि आप फारिग नहीं रहेंगे, आपके पास ऑर्डर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए आप जितना गुर है, व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट्स बन गए, आप अपने स्टेटस पे लगाएं, दूसरे लोग आपसे खुद ही कनेक्ट होते हैं। क्योंकि गोल्डन मार्केट की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ कॉस्मेटिक की हर घर की ज़रूरत है, तो लाजमी हमारे घर में कुछ हो या ना हो, बच्चे हैं, खिलौना महीने में लाजमी आएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आएगी, कपड़े तो हमने पहनने ही पहनने हैं। इसके अलावा हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, दूसरी भी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हमारी मार्केट में, हार्डवेयर हो गई, चॉकलेटें हो गई, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं। इवन कि आप चीनी वगैरह भी अगर आप चाहें डोर टू डोर पे अच्छे रेटों पे दे सकते हैं। तो इस चीज़ पे अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो बहुत अच्छा आपके पास प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन का, दूसरी चीज़ों का, तो आप उस पर अच्छा इफेक्ट कर सकते हो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप अपनी इनकम अच्छी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप काम है ना पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आपकी सुबह जॉब है, आप शाम में ये ऑनलाइन का काम करें। बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे ये बता दें, मेरे प्रोग्राम का टाइम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पर हमें जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम क्यों ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें इनसे। मुझे बता दें कि ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला मामला, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं जो है बाहर के मुल्कों से? देखिए आपने जो इम्पोर्ट करनी है, इस वक्त मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। वैसे तो इम्पोर्ट का एक बड़ा रास्ता है कि आपको जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ जगहों पे, शहर में जाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त आपके पास जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है वो है अलीबाबा। इसके बाद आपका गूगल आपको सब चीज़ें देता है, मेन इम्पोर्टर तक, कंपनी तक,
आपको सब पहुँचाता है। जब आप किसी कंपनी का इम्पोर्ट किया हुआ माल लोगे, उसके ऊपर उसका मेंशन लाजमी होगा, स्कैनर उसका लाजमी होगा मुख्तलिफ। वी चैट का जैसे चाइना है ज़्यादातर वी चैट्स पे काम करता है, तो वी चैट का उसके ऊपर स्कैनर 90% जो उनका माल होता है उस पर 90% स्कैनर्स होते हैं वी चैट के। आप उसको थ्रू जाएँ, नहीं तो आप अली बाबा के थ्रू जाएँ, आप डायरेक्ट इंपोर्ट के थ्रू जाएँ, आपको सारी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से चैनल्स हैं, आप उसके ऊपर अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। इंपोर्ट के हवाले से आप रहा तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जैसे बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो एग्जीबिशन लगती है। जैसे अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान में जो है, अभी कराची में एक एग्जीबिशन लगी थी मेरा पाकिस्तान से, उसमें लोगों ने एक अच्छा फ़ायदा उठाया। तो ऐसे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एग्जीबिशन आया लगती रहती है, हर महीने लगती है मुख्तलिफ किसी न किसी शहर में, किसी न किसी कंट्रीज़ में, किसी न किसी वर्ल्ड में, हर चाइना में हर महीने एग्जीबिशन लगती है मुख्तलिफ शहरों में। तो लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से उनको अच्छा बिजनेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं वो। बहुत बेहतरीन, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि अगर वो पार्ट टाइम भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बोल्डन मार्केट कि आप वहाँ पे जाएं। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ जिनको आप यूज़ करके अपना जो है और बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे बहुत ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये ऑनलाइन है, वैसे भी हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो क्यों ना हम उसको अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आपने कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह। गोले शाहरुका में मरागश वाद हलास बुद्धा भले में उसे कि मैं मरागशे गुड्डी सारा मारा बात शरी जस्ती इंफॉर्मेशन मिले बिजनेस से हवाले से कि शमवती बिजनेस उनको करने था बोल्डन मार्केट में वह सब बात शरी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से भी गोश्त और जस्ती हमारा ऑनलाइन बिजनेस से हवाले से भी गोश्त मैं गेंदे के बाज़ मर्दम जस्ती आया होती ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होता और आइए अब बास फ़ायदा चस कर गया और अमा मर्दम जो लोगन इश्तगा और वती बिजनेस कनक लूटे, खास कर जालबोल जो अस्ती वती बिजनेस कनक लूटा सोशल मीडिया थ्रू स्मार्टफोन जरबाज जालबोल जो के माडन्ना तरनियाई पहले शुमा वती मोबाइल फ़ोन जरिया सोशल मीडिया जो यूज़ करने गए थे शीतु कशमे ना देम दरा बैती ना शुमे आवाज़ ही चीज़ें बस शुमारे सोशल मीडिया जैसे साइट कार्मर्स कन गए और शुमारा वती बिजनेस कन गई गोर शुमा छिया जस्ती इंतज़ार कन गया था वती बिजनेस स्टार्ट बिकने था चे बाशरी अपॉर्चुनिटी है दस्ते तुका दस्ते ईर कन गची शतरी के माद के कारी बिकने और वती लोगे को मकदी बेबी गोले चारों का नुशमर देगी थी ओस्टर इजाज़त अंचु मोती दुआओं थी मरागश बिंदात को अंचु दुआओं थी मरागश मलास कनी वश पे बातें खुश व शुक्रन पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।